खास पेश पर चर्चा के तहत आज हम बारी बारी से दो विषयों पर बात करेंगे। वो एक और विषय भी हमारे एजेंडे में था, लेकिन समय अभाव के चलते हम उस पर बात नहीं कर पा रहे। तीन घटनाक्रम आज देश के संदर्भ में सामने आए। पहला घटनाक्रम हुआ था झारखंड में आखिरकार नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंपई सोरेन विश्वास मत जीत पाने में कामयाब रहे। काफी ऊहापोह की स्थिति थी, चार्टर फ्लाइट से कहीं विधायकों को ले जाया जा रहा था, लेकिन कुल मिलाकर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, आज विश्वास मत से यह साबित हुआ। दूसरा घटनाक्रम चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव के संदर्भ में था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की आज बड़ी तल्ख टिप्पणी आई है। वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मेयर का चुनाव जीता है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की। और तीसरा जो विषय था वो विषय था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज लोकसभा में दिया गया भाषण। वह भाषण जिसके तहत उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत अपनी बात रखी। हम बारी बारी से दो विषयों पर बात करेंगे। पहले हमारी बातचीत चंपई सोरेन के विश्वास मत जीतने पर है, और दूसरी हमारी बातचीत जो होगी वो होगी प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर। जब कभी भी मौका मिलेगा तो चंडीगढ़ के संदर्भ में भी हम बात जरूर करना चाहेंगे। तो बहरहाल अभी शुरुआत करेंगे हम चंपई सोरेन के संदर्भ में विश्वास मत जीतने को लेकर। हमारा आज का विषय है फिर एक बार सोरेन ही सरकार। संदर्भ यह है कि झारखंड जो आदिवासी बहुल राज्य है, वहां पर शिबू सोरेन के परिवार का राज लंबे समय से चला आ रहा है। किसी न किसी रूप में वो परिवार अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। हेमंत सोरेन वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, पर 31 तारीख को ईडी के को लेकर गिरफ्तारी की घटनाक्रम घटित हो गया। नतीजा ये हुआ कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और लंबी नानुकर के बाद आखिरकार राज्यपाल जी के द्वारा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। बट चंपई सोरेन की शपथ के साथ ही कुछ झगड़ा सुनाई दे रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा में, कुछ असमंजस दिखाई दे रहा था सहयोगी दलों के विधायकों के बने रहने के संदर्भ में। तो इन सब के बीच में जब आज विश्वास मत प्रस्तुत किया गया तो ये उत्सुकता पूरे देश को थी कि क्या चंपई सोरेन विश्वास मत जीत पाएंगे। पर विश्वास मत चंपई सोरेन जीते ही नहीं, पूरी दमदारी के साथ जीते। हालत यह रही कि 47 वोट मिले चंपई सोरेन को और महज 29 वोट इस प्रस्ताव के खिलाफत में गए। तो हम समझने की एक कोशिश करेंगे कि जब विश्वास का अंतर इतना बड़ा था तो भी इस प्रकार का घटनाक्रम क्यों रहा, उस शपथ में इतनी देरी भी क्यों रही, और क्या झारखंड जो अभिशप्त है नए राज्य के गठन के बाद से एक अस्थिर सरकारों के दौर को देखने के संदर्भ में, क्या वो अस्थिरता खत्म होगी, ये हमारा विषय है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं उससे, लेकिन पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र तुलसीदास जी का दिया हुआ है, जो कहते हैं कि तुलसी साथ विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। अपने इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं कि किसी भी विपदा से बचने के लिए 7 गुणों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। विद्या, विनय, विवेक, साहस, कर्म, सत्यनिष्ठा और राम पर भरोसा, मतलब ईश्वर पर भरोसा। तो क्या इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए चंपई सोरेन विश्वास मत जीत पाने में कामयाब रहे, या इससे इतर कुछ और गुणा भाग था जिसके चलते उनका विश्वास मत जीत पाना सफल हो पाया? इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आशुतोष झा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ राकेश शेट्टी जी हैं, जो प्रवक्ता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओर से। हमारे साथ प्रियंका कुशवाहा जी भी जुड़ेंगी, जो प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनीष राज भी हमारे साथ होंगे। चर्चा की शुरुआत आशुतोष झा जी से करते हैं, और आशुतोष जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ ये झारखंड में। आपकी और बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देश देखता है। जब भी कोई राज्य अस्थिर होता है तो ऐसा लगता है कि भाजपा स्थिरता देने की जिम्मेदारी को निभाएगी, पर आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहां चूक गए आप? देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के अंदर सरकार बनाने का कोई प्रयास किया था क्या? जी सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का कोई प्रयास नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार भी किया जी। और इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर एक भ्रष्टाचार का आलम फैला दिया था जी। और क्षेत्रीय पार्टी जब अपने प्रदेश के अंदर उभर करके सामने आती है तो वो भी वही काम किया। उसने भी विकास का कोई पैमाना उस राज्य के अंदर स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। आप किसी भी राज्य के अंदर क्षेत्रीय दल को आप यदि देखते हैं तो सारे क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में आरोपित हैं। बंगाल के अंदर देखिएगा तो टीएमसी है,
उत्तर प्रदेश के अंदर कभी आप अखिलेश यादव मायावती को देखे होंगे, सारे भ्रष्टाचार में आरोपित है। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार थी, तेजस्वी यादव खुद आरोपित है, उनके पिता आरोपित है। झारखंड के अंदर शिबू सोरेन भी कभी आरोपित थे, आज उनके पुत्र आरोपित है। तो सवाल है कि विकास को विकास के दृष्टि से परिभाषित करने का प्रयास इन क्षेत्रीय दल के नेताओं ने कभी नहीं किया। उन्होंने मात्र राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी सुविधाओं को स्पष्टता देने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए और राजनीतिक सुख सुविधा को भोगने के लिए अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने का काम किया। आज तक आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको आज तक कोई ऐसा आंकड़ा नहीं होगा कि किसी क्षेत्रीय पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कोई या प्रदेश स्तर पर कोई कीर्तिमान स्थापित किया हो। आप झारखंड की स्थिति देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 के अंदर झारखंड को निर्माण में लाए। निर्माण में लाने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की प्रथम सरकार बनी तो झारखंड विकास के पैमाने पर स्थापित होने लगा। वहां के लोग जो है वो विकास को अपनी आंखों से देखने लगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं रही और क्षेत्रीय दल ये कांग्रेस का, राजद का और हेमंत सोरेन की जो सरकार बनी, उसके बाद बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का आलम चारों तरफ झारखंड के अंदर फैला। स्थिति आज यह हो गई कि कितना दुर्भाग्य का विषय है कि एक मुख्यमंत्री, इसके पहले भी झारखंड के अंदर एक मुख्यमंत्री थे जिसको कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था, वो तो पूरे बजट को ही खा गए थे जी। अब कोई मुख्यमंत्री, ये कितने दुर्भाग्य की बात होती है, किसी भी मुख्यमंत्री को सरकार के माध्यम से कितनी सुविधा मिलती है, उसको कितना वेतन, पर्याप्त वेतन मिलता है, उसके परिवार को सुख सुविधाओं के लिए सारी व्यवस्था मिलती है, उसके बावजूद भी आप यदि जनता के पैसे को बंदरबांट करते हैं और उसको अपनी निजी संपत्ति मानते हैं तो ये दुर्भाग्य का सवाल है, ये नैतिकता का सवाल है। किसी भी मुख्यमंत्री को जनता अपने वोट के माध्यम से, वो तो सब ठीक है आशुतोष जी, थोड़ा काम की बात कर लेते हैं। क्या है, आपने तो पूरे विस्तार से कहानी कह दी, मेरे पास समय है सीमित। आपने बड़ी मासूमियत से सवाल किया, क्या हमने कोशिश की क्या सरकार बनाने की? आपने कोशिश नहीं की, पर यह सरकार ना बने इसकी कोशिश महसूस हुई। नीतीश कुमार भी एक क्षेत्रीय दल के ही नेता हैं, उन्होंने भी साथ छोड़ा। ऐसे आरोपों से घिरे हुए तेजस्वी यादव के साथ कब आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता, पर उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने भाजपा का साथ लिया, उन्हें शपथ लेने के लिए तुरंत आमंत्रण मिल गया। ये चंपई सोरेन गए थे अपनी शपथ के संदर्भ में, समर्थक विधायक 43 भी उनके साथ में थे, पर फिर भी राज्यपाल से आमंत्रण नहीं मिला। हैदराबाद कहां अपने विधायकों को भेजना पड़ा, तब जाके तो आमंत्रण आया। तो थोड़ा इसमें रोशनी दीजिए ना आशुतोष जी, क्या हुआ ऐसा? नीतीश कुमार का तो संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ पुराना था और नीतीश कुमार बार बार, इस बार भी जो सरकार बनी, नीतीश कुमार ने कहा कि जहां हम पहले पे थे अब हम वहां आ गए हैं। जिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण नीतीश कुमार वहां गए होंगे वो नीतीश कुमार ही जवाब देंगे, लेकिन नीतीश कुमार तो बार बार इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप तो ये बताओ, आपका दिल कितना टूटा आज चंपई सोरेन के विश्वास मत जीतने से? सीधे काम की बात, इतना बता दो। टूटने का सवाल ही पैदा कहाँ होता है? कोई भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का वहां प्रयास किया था क्या? भारतीय जनता पार्टी सरकार है, लूटने वाली सरकार है, लूट के रखा गए झारखंड को, ऐसी बातें आप कर रहे थे। ये लोग विश्वास मत जीत गए, आपका दिल नहीं टूटा इस बात से? वो तो झारखंड की एक एक जनता जानती है कि वहां लूट की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। समय आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और झारखंड में उत्तम प्रदेश बनेगा, निश्चित तौर पर। इस बात निश्चित बनेगा। पहले झारखंड में तो वैसे भाजपा की सरकार थी, वो भाजपा की सरकार क्यों नहीं रही, इस पर भी आशुतोष जी कभी हमें जवाब देंगे। पर हमारे साथ में समीर रवानी जी जुड़े। तो समीर जी, आशुतोष जी ने मासूमियत से कहा, भाजपा के प्रवक्ता है, कि हमने तो कोई बनाने की कोशिश ही नहीं की थी, सरकार की तो कोई परेशानी की बात ही नहीं। पर आपको अपना विश्वास मत साबित करने में कितनी मेहनत लगी आज? बड़े आपके यहां पे बर्तन टूटने, खनकने की आवाजें सुनाई दे रही थी, थोड़ा रोशनी देंगे? विश्वास मत जीत तो लिया है, विश्वास मत बचा कब तक रहेगा? जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन को 5 सालों के लिए मैंडेट दिया है और ये सरकार अपना कार्यकाल 5 सालों तक पूरा करेगी, पहला। जी। दूसरा, जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा जी कि उन्होंने सरकार बनाने की प्रयास नहीं की, ठीक है, सरकार बनाने का उन्होंने कोशिश नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के आगे नतमस्तक हो गई भाजपा। अच्छा, हकीकत यह है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को गिराने के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने का काम इन लोगों ने किया है।
जी आज माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर दम है ईडी सीबीआई को सदन में बिठाइए, विपक्ष को बिठाइए और पटकिए कागज और साबित कीजिए कि 8 एकड़ जमीन का घोटाला हेमंत सोरेन ने किया है। ये साबित कुछ नहीं कर सकेंगे। इनकी सिर्फ एक मंशा पूरे देश में लोकतंत्र को खत्म करना इनका मुख्य मकसद है। और सभी जगह पे जहाँ पे विपक्ष सरकार है, जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ ये लोग ईडी सीबीआई आईटी के द्वारा ऐसे ही करते हैं। और जो इनके सुर पे सुर मिलाता है उनको वो फिर साफ कर देते हैं। आप जाइए, अजीत पवार जी के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप था। पर समीर जी, थोड़ा पर झारखंड में ही रहते हैं ना, ये बताओ कि विश्वास मत चंपई सोरेन जी ने जीत लिया। चंपई जी पे हेमंत सोरेन जी का भरोसा कब तक बना रहेगा? कोई खबरें ये रही कि उनका पहला भरोसा कल्पना सोरेन पर जी था, पर बाकी विधायकों का भरोसा नहीं रहा उनके संदर्भ में। थोड़ा इस पे बताइए ना। कल्पना सोरेन जी के जो नाम इन लोग ले रहे हैं भाजपा वाले, जी ठीक है, वो इन लोग की कोरी कल्पना है जी। और कुछ भी नहीं है। जी चंपई दा माननीय मुख्यमंत्री हमारे वरिष्ठ नेता है, सम्मानित नेता है और उनका कार्यकाल, ये सरकार का कार्यकाल उनके नेतृत्व में पूरा होगा। पार्टी उनके साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ है और गुरु जी का आशीर्वाद उनके साथ है। तो समीर रवानी जी कह रहे हैं कि चंपई सोरेन जी कार्यकाल पूरा करेंगे, पर राकेश शेट्टी जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं हमारे साथ में। राकेश जी, आपका भी भरोसा इतना ही है कि चंपई सोरेन जी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सरकार बनी रहेगी? हेमंत सोरेन जी के छूट के बाहर आने की कोई संभावना नहीं है? कोई और घटनाक्रम की संभावना नहीं है? इतना भरोसा समीर रवानी जी को कैसे है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपके माध्यम से मैं झारखंड जी हेलो जी झारखंड की जनता को बधाई देता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास रहा कि शपथ विधि ना हो, विधायक दल के नेता को वहां पे बस लेके चले जाते, गवर्नर उसको समय नहीं देते, और जो ऑपरेशन लोटस है भारतीय जनता पार्टी का, वो झारखंड में फेल हो चुका। जी बहुत कोशिश किया। आप नीतीश बाबू जब आपकी तरफ आ गए तो आधे दिन के अंदर शपथ विधि आपने उनको समय दे दिया। जी मगर जब चंपई सोरेन जी के पास पत्र था, सारे विधायक थे, समर्थन थे, तब गवर्नर उनको बुलाते नहीं है शपथ विधि के लिए। जी आखिरकार बहुत बधाई उनको कि वो मुख्यमंत्री बने, और ये ऑपरेशन लोटस फेल हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनको भी बधाई। और ये पहली बार नहीं है, इन्होंने मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, गोवा हो, जहां जहां पे संभावना हुई वहां पे विपक्ष के आमदारों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा कि उन्होंने सरकारें बनाई। मगर आज मैं बहुत खुश हूं कि झारखंड में नहीं बना पाए। मैं आपकी जो आपका प्रसन्नता को महसूस कर पा रहा हूं राकेश शेट्टी जी, लेकिन साथ में अपने सवाल का उत्तर देने की भी आपसे अपेक्षा कर रहा हूं। समीर रवानी जी का यह दावा है कि चंपई सोरेन जी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। क्या आप भी इसी विश्वास के साथ हैं? इससे दो बातें ध्वनित होती हैं। एक तो ये कि हेमंत सोरेन की अब वापसी की कोई संभावना नहीं रह गई, अब चंपई सोरेन ही सरकार रहेंगे, एक तो ये है। और दूसरा जानना यह कि आज ऐसा क्या हो गया कि अब आपको यह आशंका नहीं रही कि आपके बीच से कोई टूट फूट होगी? क्या भाजपा के साथ आपकी सेटिंग ऐसी बैठ गई कि भाजपा में अब कोई जाएगा वाएगा नहीं, इसलिए आपके सहयोगी समीर जी इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं अब ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी? ये सेटिंग कौन सी है? बिल्कुल करेगी, मगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो किसी को विश्वास नहीं जी। वो जब चाहिए राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है, जब चाहिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा उसको अपने पार्टी में लेकर ईमानदार कह देगी। जी आसाम के मुख्यमंत्री जब कांग्रेस में थे तब वो भ्रष्टाचारी थे, जैसे इन्होंने अपने पार्टी में लेकर उनको ही मुख्यमंत्री बना दिया तो वो ईमानदार हो जाते। अभी मेरे एक सहयोगी पार्टी के दोस्त अजित पवार का नाम ले रहे थे। आप पूरे देश में ऐसा एक लंबा लिस्ट है जिनके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स के रेड हुए, जिनके प्रॉपर्टी जब्त हुए, ऐसे लोगों को अपने पार्टी में ले। राकेश जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, आप वही अपना जो एजेंडा है ना वो कह रहे हैं।
मेरा ये सवाल था कि ये सरकार क्या वाकई कार्यकाल पूरा कर लेगी? इस पर आपने कोई दलील नहीं दी। भाजपा के सामर्थ्य पे आपको भरोसा है, लेकिन शायद प्रियंका जी इसका जवाब दे पाए। प्रियंका जी के पास अपने तर्क रहते हैं, प्रियंका जी पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रियंका जी आज की जीत से कितने मुग्ध हैं और भविष्य को लेकर कितनी डरी हुई हैं? दोनों चीजें जानने में हमारी दिलचस्पी है। देखिए, जो आपका सवाल है ना कि कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जी। ये सवाल अपने आप में बहुत सारे राजनीति के ऊपर सवाल खड़ा करता है जी। कि क्या देश में राजनीति इस स्तर पे आ पहुंची है कि जिस लोकतंत्र में जनता अपने लोगों को अपने शासन के लिए चुनती है, फॉर डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वहां पे पलटने की कोशिश की जाती है। तो ये तो जनता के साथ मौकरी हो जाता है कि उन्होंने जितनी मेहनत से, ईमानदारी से अपने लोगों को चुना, उनसे उनके अधिकारों को, हकों को छीन लिया जाए। तो ये सवाल अपने आप में राजनीति के चरित्र के ऊपर ही सवाल खड़ा करता है। बीच में रोक लेता हूं प्रियंका जी, पर यह काम तो आपने भी बड़ी तसल्ली से किया था ना बिहार में। जीते कौन थे? भाजपा और जेडीयू। सरकार किसकी बनी? आरजेडी और जेडीयू। तो ये खेल तो आपने भी बढ़िया नफासत के साथ खेला था, क्या कहती है? जी द्विवेदी जी, हिमांशु जी, हमने ये खेल नहीं खेला जी। नीतीश जी खुद हमारे पास आए थे कि बीजेपी किसी भी तरीके से प्रदेश के लिए काम करने नहीं दे रही है। जब 2020 में हमने चुनाव के लिए मैनुअल तैयार किया, उस समय में हमारा ये विचार था कि 10 लाख रोजगार तो मिनिमम नौकरी बिहार में मिलनी चाहिए। और जब नीतीश जी हमारे पास आए तो उन्होंने यही कहा कि भाजपा काम करने नहीं दे रही है। तो हमारा यह था कि हम इसको करके दिखाएंगे। जो हमारा वादा था वो कोई जुमला नहीं था, वो रियलिटी है, वो एग्जिस्ट करती है। एकदम ठीक बात है प्रियंका जी। तो आप जनता के लिए ऐसा कर ली। आशुतोष जी भी हमें यही बता रहे थे, ये जो सरकार है ना महागठबंधन की, झारखंड को लूट लूट के खा जा रही है। देखो ना, एक मुख्यमंत्री तक जेल में गया है। क्यों गया है? कि जनता के हिस्से की कमाई खा गया है। ये आरोप है उनके संदर्भ में। जमीन का खेल कर दिया, फर्जीवाड़ा कर दिया। तो भाजपा भी तो जनता के कारण ही ऐसे कदम उठा रही है ना। क्या कहती है? आप भी जनता के लिए, आशुतोष जी भी जनता के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। भाजपा अगर जनता के लिए होती जी। इन्हीं एक सीएम है हेमंत विश्व शर्मा जी। उनका कथन बहुत वायरल भी हुआ था और लोगों ने काफी इसको क्रिटिसाइज भी किया था कि जो शूद्र होते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, वो किस लिए होते हैं? वो सेवा के लिए होते हैं। तो इनके अंदर तो मानसिकता अभी भी है कि आदिवासी कोई सीएम होगा, कोई पिछड़ा तबके का सीएम होगा तो वो सेवा करे, रूल ना करे। तो इसलिए हर प्रदेश में कोशिश करते हैं कि जहां भी सामाजिक न्याय वाली ताकतें हैं, जिनका विश्वास अभी भी आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, एकेडमिक न्याय, सामाजिक न्याय, जस्टिस से जुड़ा हुआ है, उसको किस तरह से खत्म किया जा सके। और इसका एग्जाम्पल ये बार बार सेट करते हैं। आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए पहली बार इस देश में हुआ कि उनको गिरफ्तार किया गया। तो सरकार गिराने की साजिश नहीं थी क्या? सीबीआई इस तरह से, ईडी इस तरह से पड़ी हुई है। नीतीश कुमार जी को तुरंत पलक झपकते सब कुछ तैयार करके संडे के दिन उनको शपथ ग्रहण करवा दिया जाता है, लेकिन यहाँ गवर्नर ही गायब हो जाते हैं। तो हमें तो मालूम है कि बीजेपी हर जगह से ईडी का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो ईडी नहीं आ रही है, वो बीजेपी ही आ रही है अपना काम करने के लिए। क्योंकि आप ईडी का रेट देखिए ना भाई, हम डेटा के ऊपर बात करते हैं ना कभी भी किसी भी तर्क को साबित करने के लिए। तो ईडी का तो जो रेशियो है, कितना परसेंट केस उनका सही है, 1% भी नहीं है। 1%। पर प्रियंका जी एक बात बताइए, आपने बड़ा अच्छा तर्क दिया कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो क्या कहने का आशय है आपका कि मतलब अगर कोई आदिवासी मुख्यमंत्री हो जाए तो वो करप्शन करे तो अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो आदिवासी मुख्यमंत्री तो भाजपा शासित राज्यों में भी हो जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य है, यहां पर भी एक आदिवासी मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। तो क्या कहेंगे आप? मेरा एक बार सवाल है हिमांशु जी, Are OBC, SC, ST leaders more corrupt than the Savarna leaders? No, they are not. आप एक तरफ देखिए, जिस तरह से ईडी काम कर रही है, सब पे आरोप पे प्रत्यारोप हो रहे हैं। आज भी तो हेमंत जी ने कहा कि अगर आपको 8.5 एकड़ जमीन का कहीं भी कागज मिल जाता है तो मुझे मारिए, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, मैं नहीं आऊंगा इसमें। तो कहाँ प्रूफ हो रहे हैं? इनके प्रूफ होने के तो रेशियो भी नहीं है भाई। 95% आपके केसेस विपक्ष के ऊपर होते हैं, तो विपक्ष के ऊपर ही 95% केस हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। ईडी की अपनी कोई सुचिता नहीं बची है, किसी तरह की आजादी नहीं है। सवाल ये एक बात बताओ, ऐसी दलील तो लालू यादव जी भी दिया करते थे चारा घोटाले के संदर्भ में, कुछ नहीं किया। बाद में पता चला यार इतना कुछ किया, देखो कितनी बड़ी बड़ी सजाएं हो गई। तो अब हेमंत सोरेन जी अगर बोल दे रहे हैं कि अगर मैंने कुछ किया हो तो बताना, तो समय आएगा अदालत बताएगी।
लालू जी भी ऐसी दलील देते थे, फिर भी आप हेमंत सोरेन जी की बात को इतनी गंभीरता से ले रही हैं। डिस्प्रपोर्शनेट असेट का केस, अर्थात कि आय से अधिक संपत्ति, उसका केस लालू जी सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति मिली ही नहीं। कौन सा घोटाला? अगर हमने किया होता घोटाला तो अपना फाइल हम खुद खुलवा देते। तो मुख्यमंत्री ये काम करता है क्या? देश की राजनीति तो यहाँ पहुंच गई है कि सीधे एक दिन पहले अमित शाह जी कहते हैं कि अजीत पवार से बड़ा करप्ट नेता इस देश में पैदा नहीं हुआ, और अगले दिन वॉशिंग मशीन आता है बीजेपी का, धुलते हैं, साफ होकर निकल जाते हैं। ये दलील है प्रियंका जी के। लेकिन मनीष राज जी हमारे साथ में तटस्थ राय देने के लिए मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं झारखंड के। मनीष जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है, झारखंड की जनता क्या सोच रही है? हेमंत सोरेन ने जो खेल किया उसके कारण उनसे खेला हो गया, या कोई और बात पे खेल हो गया? थोड़ा आप रोशनी दीजिए ना। जितने भरोसे के साथ में समीर जी, राकेश जी और प्रियंका जी दलील दे रही हैं, वैसा ही झारखंड की जनता भी महसूस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, खेला हो गया या खेला हो गया तो आने वाला वक्त बताएगा। कई मौके मुझे मिले हैं पिछले 20 सालों से, जब मैं यहाँ झारखंड में मैंने कवर किया जी। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, ये कोडरमा में विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव जी आए हुए थे। कोडरमा नहीं, अन्नपूर्णा देवी तब वहाँ विधायक हुआ करती थी, सतगावा एक जगह है जी। और उस समय मामला मधुकोड़ा जी को लेकर काफी चर्चे में था। हमने उनसे सवाल किया सतगावा में कि लालू जी, क्योंकि हम भोजपुरी भी बोल लेते हैं और भोजपुर से आए हैं, हमने उनसे कहा कहा हुई मधुकोड़ा के, वो रुक गए, बोले दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। फिर हमने कहा कि सीएम तो आपने बनाया था जी। लालू जी ने कहा कि पीएम भी हम ही बनाते हैं जी, और ये कह करके वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ गए जी। लेकिन चूंकि अब जनता पब्लिक सब कुछ समझती है। देखिए आज जो कुछ भी हुआ जी सदन के अंदर, या 2 दिनों से जो 31 जनवरी से जो कुछ भी हो रहा है, इन सबके पीछे कहीं ना कहीं हर दोनों पार्टी, चाहे सत्ता हो या विपक्ष, उनका एक तैयार स्क्रिप्ट है जी। आप देखिए, एक मौका हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे ईडी ने कहा कि आप मीडिया को नहीं बोल पाएंगे। अंदर भी उनको उन्होंने कहा, दावा किया, आरोप लगाया कि मीडिया से सदन में बोलने के लिए मुझे रोका गया था, लेकिन बाद में फिर स्पीकर साहब ने कहते कि नहीं, ये बोल सकते हैं जी। आमतौर पर ऐसे मौकों को राजनेता, चीफ मिनिस्टर खास करके, इस मौकों को प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए जी। और हेमंत सोरेन ने पूरे भावनाओं के साथ, यानी भावनात्मक होकर के पूरे भाषण को उन्होंने दिया। आप ध्यान से सुने होंगे, उन्होंने 2-3 बातें बड़ी मुख्य तौर पर कही थी। एक बात उन्होंने कहा था कि राजभवन की जो क्रियाकलाप रहा वो भी संदेह के घेरे में जी। 31 जनवरी काला अध्याय हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि इसका हिसाब हम लेंगे, हम आंसू नहीं बहाएंगे, वक्त आने पर हम सब कुछ इसका हिसाब लेंगे। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ आदिवासी जो नेता हैं, मतलब जो सत्ता विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो हालांकि हम उन्हें कहेंगे बाबूलाल मरांडी के बारे में सीधे उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जाकर के वहां बैठ गए। तो तमाम बातें और भी कई बातें उन्होंने कह दिया साफ तौर पे। उन्होंने ये भी कहा, जैसा कि आरजेडी की प्रवक्ता कह रही है प्रियंका जी, उन्होंने ये बात कही कि भाई आप कागज लाके दे दीजिए, मेरे नाम के खिलाफ हो तो आप बता दीजिए कि वो जमीन मेरा है जी। लेकिन एक तटस्थ होकर जगह आपने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सत्ता पक्ष ने क्यों नहीं एक कागज रख दी कि इस जमीन जो एकड़ की बात है, 8 एकड़ जमीन पर, उसका किसका नाम है जी। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जिसने भी केस किया था वो एक IAS ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है, मदन कुलकर्णी जी। और भी तो ऐसी गलती तो वो नहीं करेंगे बिना कागजात के। अब रही बात की कार्रवाई, चूंकि ईडी का है, अब मामला कोर्ट में है, 9 फरवरी को ईडी अपनी बात रखेगी, उसके बाद कोर्ट उसे अपना उस पर जीरा, चूंकि कागजात पे भावनाओं तो होती नहीं है, कागजात होंगे फिर 12 को ये होगा, सब कुछ है निश्चित तौर पे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज भाजपा के भी पाले से गेंद निकल गया और चला गया विपक्ष के सत्ता पक्ष के बाद, क्योंकि जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण का सीधा सीधी यही मतलब था कि भाई हम आदिवासियों के साथ अलग व्यवहार होता है, हमें सत्ता में रहने बने नहीं दिया जाता है, हमें कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया जाता है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भी याद किया और कहा कि शायद यही वजह। एक आखिरी बात आपसे समझना चाहूंगा इसमें, सीधे तौर पर संदेश ये है कि सदन का विश्वास जीत पाने में महागठबंधन सफल रहा, चंपई सोरेन सफल रहे, हेमंत सोरेन सफल रहे, पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो सवाल आपसे जानने का है बतौर पत्रकार, वो ये कि जनता के स्तर पर भरोसा किसके साथ जा रहा है? क्या जनता के स्तर पर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन के साथ गलत हो रहा है, या जनता के स्तर पर संदेश ये है कि हेमंत सोरेन ने गलत किया हुआ है इसलिए उनको इस प्रकार का दिन देखना पड़ा? जानना आपसे ये है। देखिए एक बात तय है कि अब चूंकि चुनाव भी आना है,
और चुनाव में वोटर अपना जो मत होता है, उनके बीच जो ओपिनियन फॉर्म होता है, जो स्टैंड वो लेते हैं, उसका वो यूज करते हैं मतदान के समय जी। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव 2019 में केंद्र की सरकार, रघुवर दास की सरकार, यहाँ केंद्र की सरकार, वो बार बार कह रहे थे कि हमने बहुत सारा काम किया, बहुत कुछ किया, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा अपनी सरकार खो दी, दोबारा भाजपा नहीं आई। तो जो जनता जनार्दन है उसका इस्तेमाल वो जो मन बना लेते हैं वो बनाएंगे, इसका अभी वो नहीं कहेंगे कि हमने क्या किया। लेकिन निश्चित तौर पे आज जो कुछ भी हुआ ईडी को लेकर के, चूंकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि हम निष्पक्ष हैं, हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं, हमसे कहीं गलती नहीं हुई है। उन्होंने ये भी बात कह दिया कि हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि हमारी बौद्धिक स्तर उतनी नहीं है, मेरी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं है, हो सकता है कि हम समझ नहीं पाए हों। लेकिन क्योंकि अब जनता के हाथ में, निश्चित तौर पे एक पक्ष में जरूर कहूंगा कि आज जो कुछ भी भाषण हुआ या सरकार जीत गई, तो कुछ लोग जरूर हेमंत सोरेन के साथ जाएंगे, खास करके आदिवासी जो वोट हैं वो निश्चित तौर पे, क्योंकि जब भी भाषण देते हैं, मैं जब भी कवर किया हेमंत सोरेन को या फिर दुमका के अंदर जाकर के गांव में, तो मैंने ये मौका देखा है कि कुछ भाषण हिंदी भाषा में जरूर देते हैं हेमंत सोरेन, लेकिन कुछ देर के बाद वो वहां की लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हेमंत सोरेन अपनी भाषा में क्या कह कर गए, ये जनता विशेष जनता बताएगी। तो कुल मिलाकर हम अगर बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो बातचीत के 3 निष्कर्ष निकल कर आते हैं। पहला निष्कर्ष तो यही है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने रह जाएंगे क्योंकि उन्होंने सदन में विश्वास मत जीत लिया। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनीष राज्य उनकी टिप्पणी से ये निकल कर आता है कि हेमंत सोरेन मतदाताओं का कहीं ना कहीं मन जीतने में सफल रहे होंगे, जैसा भावुकतापूर्ण भाषण उन्होंने आज के इस मौके पर सदन में दिया। इस अवसर को भुला लिया जो चंपई सोरेन के लिए था, उसे हेमंत सोरेन ने। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा क्या इस मौके को भुला पाएगी, क्योंकि उसने एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हुए प्रदेश में देखा है। क्या भाजपा झारखंड की जनता को यह समझा पाएगी कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसी सरकार आपके द्वारा 2019 में चुनी गई थी जिसने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया और इस स्तर पर भ्रष्टाचार किया कि उसे मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया? सवाल महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा। लेकिन आप पांचों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उस अहम बिंदुओं पर बात करेंगे जिन्हें आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकसभा में अपने भाषण के द्वारा छुआ गया। कहीं जाएगा नहीं, हम गए और आए। एक छोटे से ब्रेक के बाद